हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं विषय 8 अध्याय 8 कक्षा 12 का जो है क्लास 12th का इतिहास विषय है। ठीक, और इस अध्याय का नाम है किसान जमींदार और राज्य। ठीक, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। समय क्या रहेगा कि समय के जो है आप पढ़ेंगे लगभग 16वीं और 17वीं सदी का जो समय है उस टाइमलाइन को, उस समय को जो है आप पढ़ेंगे। और क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, किसान जमींदार राज्य, है ना, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ठीक, तो आइए देखिए, इसके पहले आपका जो है अपलोड कर दिया गया है कक्षा 6 से 12 तक के सारे जो वीडियो हैं इतिहास के अपलोड हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने और नए आए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखिए, हमें स्टार्टिंग में ये दिखता है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। ठीक है, तो 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे, है ना, और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। ठीक, आगे देखिए, इसी समय कई बाहरी ताकत भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब करने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार मुद्रा बाजार भी गांव में घुस आए। ठीक, तो अब ध्यान दें, गांव में क्या घुस आया है, इसलिए व्यापार मुद्रा बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। ठीक, यहाँ पे एक ग्रामीण दृश्य आप लोग देख रहे हो, 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का यहाँ पे आप ब्यौरा देख रहे हैं, है ना। इस चित्र में आप देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए कुआं है, कुआं टाइप का पानी है, पानी की व्यवस्था हो जा रही है। यहाँ देखिए किसान लोग जो है अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट हमें दिख रहा है किसान और कृषि उत्पादन। ठीक, इसे आप लोग देखें, किसान और कृषि उत्पादन, इसे आप लोग समझें। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में तो वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी
ज़मीन के विशाल हिस्सों में से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है स्रोतों की तलाश। ठीक, अब आइए इसे देखें। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ या वह दस्तावेज हैं जो मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ठीक, तो दोस्तों अच्छा खेती की बात हो रही तो खेती मुझे आश्चर्य लगा था। मैं जा रहा था नेपाल, तो नेपाल जब रास्ते में पहाड़ियाँ पड़ी थी, है ना, पूरी खड़ी पहाड़ी, ऐसे आप देखो इस तरह खड़ी पहाड़ी पूरी थी, ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे खड़ी पहाड़ियाँ समझिए आपकी थी। तो रास्ते से मैं जो है बस से यात्रा कर रहा था और बस बाई बस जो है नेपाल जा रहा था। तो मैंने देखा यहाँ बस जब यहाँ पहुँची मेरी, तो मैंने देखा कि ये खड़ी पहाड़ी पे जो है वो वहाँ के किसान खेती कर रहे थे, बिल्कुल खड़ी आप समझ लीजिए। और ऐसे ऐसे जो है उस पर मेड़ बनाए हुए थे इस तरह, और उसी में ये जो स्थान था उसमें जो है खेती कर रहे थे। अब सोचिए कि इतनी पहाड़ी पे रोज़ आना जाना और वहाँ पे खेती करना कितना मुश्किल काम था। हम लोग जैसे अपने यहाँ क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पे मैदानी खेत है ना, मैदानी खेत है तो बिल्कुल, और उपजाऊ भी मिट्टी है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ ट्रैक्टर आया, अपना जुताई हो गई, पूरा खेत ये आपका मैदानी है, आराम से बुआई जुताई हो जाती है, और उपजाऊ है तो फसल भी अच्छे होते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि ये जो खड़ी पहाड़ी है इसको कैसे जो है इसकी जुताई होगी, कैसे इसमें जो है फसल उगाई जाएगी, कैसे किसान जो है प्रतिदिन पहाड़ पे चढ़ते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे। कितना जो है कठिन काम दोस्तों है ना। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हार्ड वर्क करते हैं। अब आप लोग जो है पढ़ाई आराम से बैठ के करनी है, बस पंखा लाइट एसी चला के आप बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए पढ़ाई से सरल कुछ है नहीं। अगर आपको लगे कि पढ़ाई कठिन है तो आप कभी घूम आना जो है किसानों से पास, और किसान के साथ मिल के एक बार उनके साथ कटाई करिए, उनके साथ खेतों में काम करिए, तब आपको असली जो मेहनत लगती है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया पढ़ाई सरल है, पढ़ाई करना सरल है, और मेहनत करना किसान के साथ बहुत ही मुश्किल है ना। कभी ऐसा लगे कि यार बहुत मुश्किल है पढ़ाई, तो भैया एक दिन छुट्टी लेना और चले जाना किसान के पास, किसान के पास जाना और किसान के साथ जो है उसकी कटाई, उसका जो सारे काम है करवा लीजिएगा। अब तो अभी गेहूं की कटाई भी हो रही है ना। एक बार जा कर के, और कड़ी दोपहरी धूप लग रही है ना, और गेहूं का कटाई कर लीजिए 1 आध घंटे। अभी मेहनत क्या होता है समझ में आ जाएगा आपको है ना। तो पढ़ाई पूरी ताकत से आप लोग करें, बहुत आरामदायक है, और पूरी ताकत से करिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन ए अकबरी, है ना। संक्षेप में आइन ए अकबरी, आप ये तो अनुभाग 8 खैर छोड़िए। तो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन ए अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। ठीक, खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदे
द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए सारी व्यवस्था कैसे जो है लगान वसूलना है, कैसे कर वसूलना है किसान से, वो सारी व्यवस्थाएं जो है की जाती थी। और आज देखिए व्यवस्था क्या है, आज तो सरकार खुद ही प्रोत्साहित कर रही है ना। कर लेना तो छोड़िए, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहयोग कर रही है और पैसे भी दे रही कि भाई आप खेती करिए, आप किसान हैं, आप जानते होंगे, है ना। और पहले देखिए कि जो है अभी आपने पीछे के इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे फसल नहीं हुई है तब भी, अगर उनका पैदावार नहीं है तब भी उनका कर बना हुआ था, उनको ज़बरदस्ती जो है कर चुकाना ही था। कितने किसान अपने घर बार छोड़ के भाग जाते थे, ये अपने पीछे के इतिहास में पढ़ा है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख डालिए, पूरा मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक खाका पेश करना था, जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। ठीक, आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है। ठीक, खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुग़लों की राजधानी से दूर इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देती हैं। ठीक, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों, राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, किसान और उनकी ज़मीन। ठीक, अब इसको आप समझिए, पढ़िए। मुग़ल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, ठीक है, रैयत बहुवचन क्या, रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसानी जैसे शब्द भी मिलते हैं। आसामी, किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुग़ल काल के भारतीय जो फारसी स्रोत हैं किसान के लिए आमतौर पर कौन से शब्द का उपयोग करते थे। देखिए, रैयत, ठीक है, बहुवचन क्या है इसका, रैयत का, रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। ठीक, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। ठीक है, दूसरे वो कौन थे, पाही काश्त, नहीं माफ़ कीजिएगा, खुद काश्त। ठीक है,
तो ये पहले खुद काश्त कौन थे? तो ये थे, वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। ठीक है, वो खुद काश्त हो गए। अब देखिए दूसरे प्रकार के थे पाही काश्त। वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक, लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। ठीक है, आगे देखें। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। तो देखिए कितनी किसान की दयनीय अवस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, है ना। ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर ज़मीन की हदों पर मिट्टी, ईंट, कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं। ठीक है, और ज़मीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। और ज़मीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। अब आइए किसान बस्तियों का बसना उजड़ना, इस पॉइंट को आप पढ़ लें। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुग़ल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है। जंगल अपार झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए अगला पॉइंट देखिए, सिंचाई और तकनीक। इसे आप देखें। ज़मीन की बहुतायत, मज़दूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। ठीक, चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों के प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी।
कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े, है ना। चलिए अब देखिए अगला स्रोत हमें दिखाई दे रहा है पेड़ों और खेतों की सिंचाई। ठीक, अब इस स्रोत को आप पढ़ें। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतज़ाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने और बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तथा बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लाहौर दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में हैं, लाहौर और दीपालपुर। तो लाहौर दीपालपुर और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। यहाँ पे आप रहट देख लीजिए कैसा है। ये देखिए रहट की संरचना, ये देखिए बैल को लगाया गया है ना। ये मशीन देखिए घूम रही है, इसे घुमा रही है। और यहाँ पे आप देखिए ये कुआं है ना, ये कुएं का पानी है यहाँ पे, और ये घूमेगा, इसमें जो है पानी भरेगा, कुएं में गया ये घूम करके, ये देखिए कुएं में गया, यहाँ पानी है, तो पानी को इसने भरा और वापस से ऊपर जब आया तो ये देखिए पानी यहाँ पे गिरा दिया और ये नालियाँ बनी हैं, नालियों के सहारे ये जो है खेत में पहुँच जाएगा। ठीक, और ये देखिए घुमाने के लिए यहाँ पे बैल को जोड़ा गया है ना। और ये जो किसान है इसको हाँक रहा है, बैल घूम रहे हैं और पानी, आप ये जब मशीन घूम रही है तो पानी भर रहा है और पानी खेतों में जा रहा है। यही है रहट, है ना, इसे रहट। तो रहट की संरचना ये आप देख लिए और ये होता है रहट। तो रहट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। ठीक है, ये आपने देखा जो लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए की दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो दांत बने हैं ये, और इस पहिए को जकड़ लिया है और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरह से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगरा, चांदवर, बयाना, है ना, आज के उत्तर प्रदेश में ये सारी जगह आपके हैं, आगरा, चांदवर, बयाना में। और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों में सिंचाई करते हैं। कुएं के
किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है ना, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। ठीक, चलिए आ जाइए आगे। आगे पढ़ें आप लोग। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए, कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है, जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी और महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। तंबाकू का प्रसार, यहाँ पे इसको आप पढ़ लें। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुँचा। वहाँ से 17वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत के फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चीलम में धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। कब जोर पकड़ रहा है, ध्यान दीजिए। 1604 ईस्वी में ही पहली बार तंबाकू देखा अकबर और उनके अभिजातों ने। इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, जो हुक्के और चीलम होता है, ठीक है, करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की वस्तुओं में से एक था। ठीक, अब आ जाइए, अगला पॉइंट आपको दिख रहा है, फसलों की भरमार। अब आइए इसे पढ़ें, समझे आप लोग। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक खरीफ यानी पतझड़ में जो होती है, और दूसरी रबी यानी बसंत में। ठीक, यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी, है ना। आज भी गांव में आप लोग देखते हैं तो 2 फसलें बड़ी आसानी से किसान बो लेते हैं। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां 2 साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। आज भी जहाँ पे आप देखिए कि भाई पानी के साधन अच्छे हैं, ट्यूबवेल अच्छे हैं, तो 3 फसलें भी आराम से उगाई जाती हैं। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी।
बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। ठीक है। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए ही की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। ठीक है। मुग़ल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। ठीक है। जिन्स ए कामिल मतलब क्या था, मतलब अर्थ आपने समझा, सर्वोत्तम फसलों को कहते हैं जिन्स ए कामिल। ठीक। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नगदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक। कृषि के समृद्ध और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाले भूखमरी महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई, है ना। 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी थी। अब आ जाइए आगे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक उसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए, है ना। तो आप देख रहे हैं आज जो बड़ी सरलता से आप लोग टमाटर, आलू, मिर्च, पपीता खा रहे हैं, अनानास खा रहे हैं, तो देखिए उसकी इतिहास क्या है। तो ये ध्यान दें, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। तो देखिए मसलन क्या था, मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया, है ना। और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। अब देखिए टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। देख रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी के पहले जो है ये पता ही नहीं था कि टमाटर क्या है, आलू क्या है। देख रहे हैं ना। आवाज़ हम देखिए कितनी सरलता से सारी चीज़ें खा रहे हैं। चलिए, ग्रामीण समुदाय। ऊपर यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुग़ल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे।
हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, मुकद्दम या मंडल, है ना। अब यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। गांव की वास्तुकला का भी वर्णन कीजिए। तो भाई ये देखिए, आरंभिक 19वीं शताब्दी का है ना, तो 18वीं शताब्दी का ये चित्र आप जो है पंजाब का यहाँ पे देख रहे हैं। चित्रों को जो है ध्यान से देखिए तो उस समय को आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे एक औरत यहाँ पे देखिए उखली है इसकी और कुछ कुटाई कर रही है। एक औरत देखिए यहाँ पे बैठी है, चरखा भी मेरे ख्याल से चरखा चला रही है ना। बच्ची भी पीछे है। ये देखिए ऊँटें यहाँ पे हैं, ऊँट खड़े हैं, आदमी खड़ा है। आदमी के देखिए वेशभूषा किस तरह के हैं, ये देख रहे हैं, पगड़ी लगाया हुआ है, इस तरह के कपड़े पहना है ना। यहाँ पे देखिए भैंस गाय आपको दिख रही हैं। घर देखिए किला टाइप का भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और ये घर मिट्टी के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमें दिख रहा है यहाँ पे, जाति और ग्रामीण माहौल। आइए इसे आप देखें। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। ठीक, खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोग को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह से गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे समूहों का था जिसके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालात कमोवेश वैसी ही थी जैसे आधुनिक भारत में दलितों की। ठीक, दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव के हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं जो है, शाब्दिक अर्थ क्या है, नाविकों के पुत्र, है ना, वो कहे जाते थे। मल्लाह जादाओं की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा ध्यान दें एक बार, समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे ज़मीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर, गुज्जर, माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी।
ठीक। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। आगे देखें, पंचायतें और मुखिया। अगला पॉइंट है, इसे आप ध्यान से जो है सुने। चलिए, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। ठीक है, पंचायतें और मुखिया को आप समझ रहे हैं। तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आम तौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। ठीक। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहाँ अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। ठीक। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। ठीक। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहती थी। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उन पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। गांव की आमदनी व खर्चों का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। ठीक। भ्रष्ट मंडल, यहाँ पे इसको आप देख लें, क्या है भाई भ्रष्ट मंडल। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप था कि पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था। समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। ठीक। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर रहें। ठीक है। पूर्वी भारत के सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वो अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जाति रीति रिवाजों की अवहेलना रोकना था, है ना।
इधर फोटो भी आप देख रहे हैं प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र, जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये देखिए चित्रकार ने गांव के बुजुर्गों और कर अधिकारियों में फ़र्क कैसे डाला है। ये देखिए इस तरफ कर दिया है कर अधिकारियों को, है ना, और ये सामने देखिए पोथी पत्रा लगा दिया है, देख रहे हैं ना। ये देखिए किताबें लिखती हुई दिखाया गया है। कर अधिकारी को इनका अलग ड्रेस ही बनाया है ना, इसलिए ये कर अधिकारी मालूम पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए गांव के बुजुर्ग जो है बैठे हुए हैं, है ना, ये देखिए। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ठीक, समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान की जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी है कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत और फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों से ऐसी कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत ने ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्भ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के कारण। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन इसका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को उनकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे, है ना। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी, चित्र में दर्शाई गई गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये आप भाई चित्र देख लीजिए, ये देख लिए, है ना। अब आ जाइए निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी, है ना। जहाँ समझौते नहीं हो पाते वहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। ग्रामीण दस्तकार, अब इसे आप देखें। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुड़े लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में
किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं वे कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उनके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़ों की छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना, है ना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती है, जैसे बुआई और सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हकार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, ऐसे जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आम तौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था। तो देखें आप लोग, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, तब भी थे, है ना। जैसे आज भी आप देखिए भाई, कुम्हार है गांव में, लोहार है, नाई है, और बाज़ारों में देखिए सुनार, सोना वोना लोग सब खरीदने जाते हैं। तो क्या था कि जो है, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, उस समय भी देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। अब जैसे जो पुराने लोगों में उनसे सुनने को मिलता है कि जैसे ये नाई है ना, जो बाल ओल काटता है, तो उसको क्या करते थे कि भाई वो खेती दे देते थे, है ना। वो अपना खेत पर जो है दे दिए उसको, वो अपना बुआई जुताई करता है, और उसके बदले में नाई क्या करता था कि इनके यहाँ जो है जो भाई खेत उनको दिया है, उनकी बाकायदा आकर के समय से दाढ़ी, बाल इत्यादि बना करके जाता था, है ना। बाकी आप देखते हैं कि भाई जैसे नाई हुई हैं या जो पंडित जी हैं शादी ब्याह में, तो भाई उनका बुलावा रहता है, वो अलग से उन्हें पैसा मिलता है ना। तो सेवाओं की अदायगी करते थे अलग अलग तरीके से गांव वाले, है ना। आम तौर पर या तो उन्हें फसल का हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का टुकड़ा। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, या तो फसल उन्हें दे देते थे उनके काम के बदले में, जो कटाई जब होती थी, या जो है ज़मीन का टुकड़ा ही दे देते थे, भाई तुम ज़मीन रख लो और अपना खेती करो, उसके बदले में हमारा ये काम कर दीजिएगा। शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, वो जो है उन्हें दे देते थे, भाई जो बो नहीं पा रहे हैं, जोत नहीं पा रहे हैं। अदायगी की सूरत क्या होगी, या ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनारों तक को रोज़ का भत्ता खाने के लिए नकदी देते थे। ठीक इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था, और ये सबूत मज़ेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। एक छोटा गणराज्य, यहाँ पे आप देखिए ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों के और श्रम बंटवारा
करती थी। ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। ठीक, लेकिन आज आप देखते हैं भाई, संविधान द्वारा हमें शक्तियाँ दी गई है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कानून सबके लिए बराबर है ना। लेकिन तब ये चीज़ नहीं थी। देखिए, शक्तिशाली जो है कमज़ोर को दबाते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे, है ना। आगे देखें, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली भी नगद में ही की जाती थी। दस्तकार निर्यात और उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी और पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम, नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नगदी ही होता था। गांव में मुद्रा, ये देख लें, 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट ताइवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगती है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिसमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं, है ना, और कौड़ियों के मुकाबले पैसे। सराफ अपने काम में लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, सूत काटती महिला का फोटो यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग देखिए, कृषि समाज में महिलाएं। अब महिलाएं कृषि समाज में कैसी थी, क्या काम करती थी, किस तरह रह रही थी, आइए अब उसको जो है आप यहाँ पे देखें, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, वीडियो बड़ा है इसलिए जो है आप लोग वीडियो रोक करके, है ना, थोड़ा सा ब्रेक करिए, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करिए, है ना। और वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल एकदम जब तक क्लियर ना समझ में आ जाए। अच्छा, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं बिल्कुल भी, 1 बार 2 बार 3 बार आपने देखा तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, है ना। बिल्कुल एकदम ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, इस तरह आप पढ़िए।